देखिए ये क्वेश्चन मैंने एक ऐसे ही रख दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये क्वेश्चन कह रहा है ये आपकी कि यहाँ पे टेंशन T1 और T2 लग रहे हैं एक स्ट्रिंग के ऊपर। यहाँ पर T1 लग रहा है, यहाँ पर T2 लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लॉक है उसका मास क्या है 2 kg, और यहाँ पर जो ब्लॉक है उसका मास क्या है 4 kg। आपको यहाँ पर T1 और T2 की वैल्यू निकालनी, कुछ भी नहीं है। आपको पता है इसका वेट कितना होगा 2g, इसका वेट कितना होगा 4g। अब आपको पता है पूरा सिस्टम इधर एक्सेलरेट करेगा क्योंकि कनेक्टेड मोशन है, तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन तीनों क्या होगा सेम होगा। अब नीचे आ रहा है ये पूरा सिस्टम, अगर ये सिस्टम नीचे आ रहा है तो इक्वेशन क्या होगी बता दे अर्नो, क्या होगी बोल बोल अर्नो। अब अर्नो को बोलो, बोल अर्नो क्या भाई ये नीचे आ रहा है इक्वेशन। हाँ एफ नेट मास कितना है 4 में ये मान ले एफ नेट क्या हुआ फोर जी माइनस T2 बराबर में 4a हो गया पहली दूसरी इक्वेशन होगी। ठीक है, ये सिस्टम ऊपर जा रहा है तो भैया एफ नेट इक्वल्स टू यानी एफ टोटल इक्वल्स टू में मास यानी क्या है 2, एक्सेलरेशन क्या है इसका 1। टोटल ऊपर जा रहा है तो T1 माइनस 2g बराबर में 2 इंटू में a, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिलेगा T1 माइनस 2g बराबर में 2a और 4g माइनस T2 बराबर में 4a। अच्छा एक इक्वेशन और बननी होगी, ठीक है, कि ये ब्लॉक भी इधर जा रहा है आपका, तो क्या होगा इसकी इक्वेशन क्या होगी टोटल फोर्स बराबर में मास क्या है एक्सेलरेशन क्या है 1, तो टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी T2 माइनस बराबर में क्या हुआ 8a। जिधर की तरफ जा रहा है उधर वाले फोर्स से उससे अपोजिट वाले फोर्स को कर देना, तो आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और ये क्या होगी थर्ड। तो यहां से एक काम करो, इसको थर्ड मत करो, इसको लिख दो भैया T2 की वैल्यू क्या होगी 8a प्लस T1, 8a प्लस। अब 8a प्लस T1 आपकी अगर इक्वेशन आ गई है तो हमने क्या किया इसमें रख दिया वैल्यू को T1 की वैल्यू को और यहां रख दिया T1 की वैल्यू को। ठीक है, और यहां पे रख दो, तो भैया दोनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपकी सॉल्व करना आता होगा क्या करना है ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 इन T2 इन सेकंड इक्वेशन, तो 4g माइनस T2 की यहाँ पे क्या आएगा 8a प्लस T1, ये वाली वैल्यू आ गई है बराबर में 4 इंटू में 8, ये आएगा 4g माइनस 8a माइनस T1 बराबर में 4a। इसको उधर ले आओ तो क्या 4g माइनस T1 बराबर में क्या 12a, 12a हो गया। अब हमें पता है ये इक्वेशन हम जानते ही है और ये हमने ले लिया थर्ड, इसे फोर्थ कर लो। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड फोर्थ इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करो भैया जोड़ दो, तो क्या रखिए T1 फर्स्ट क्या रखिए T1 माइनस 2g बराबर में 2a और यहां से 4g माइनस T1 बराबर में 12 है। ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल हो गए, 4g माइनस 2g क्या हुआ 2g और इसको ऐड करो तो 48, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका यहां से g अपॉन में 7 एक्सेलरेशन आ गया, ये तो हो गया एक्सेलरेशन। और अगर आपको T1 निकालना है तो भैया T1 निकालने के लिए आप यहां पे रख दो किसी भी एक इक्वेशन में, T2 निकालना तो यहाँ पे एक ही वैल्यू रख दो और T1 निकालना तो आप यहाँ पे एक ही वैल्यू रख दो। ठीक है, इस इक्वेशन में पुटिंग द वैल्यू ऑफ on putting the value of a in second equation and first equation,
वी गेट T1 और T2 में दोनों वैल्यूज क्या होंगी, पता लग जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए देखिए क्या कह रहा है। A block of mass 2 kg is placed on the floor. The coefficient of static friction is 0.4. Static friction की वैल्यू क्या है, 0.4 है। A force of friction इतना कितना है, 2.5 न्यूटन is applied. Force of friction नहीं है, applied force होगा, applied force है, applied है। Applied of 2.5 Newton is applied on the block as shown in the figure. Calculate the force of friction between the block. कह रहा भैया आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और आपको इसका अच्छा वेट कितना है इसका, 2 kg, 2 kg है, 2 kg, तो वेट क्या होगा 2g। ये क्या होगा, कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसको आप आर लिखते हो। तो फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू में एन होता है। तो कॉफिशिएंट कितना रखा है, 0.4, और एन की वैल्यू किसके बराबर, आर की, आर लिख दो, एन लिख दो, एक ही बात है। आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम जी के। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कांटेक्ट फोर्स एम जी के बराबर होता है। तो 0.4, एम कितना है 2, और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। सॉल्व कर लो, इतना न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स आ गया आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 4 kg का ब्लॉक है, रेस्टेड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल द एंगल ऑफ 15 डिग्री। कह रहा भैया कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक बॉडी रखी गई थी, लेकिन उस प्लेन को आप उठाया गया कब तक, जब तक कि एंगल क्या हो जाए 15 डिग्री ना हो जाए, और ये अब भी इसके ऊपर क्या है, रेस्ट में पड़ा हुआ ब्लॉक। ठीक है भैया, द मास जस्ट बिगेन टू स्लाइड। अब जस्ट बिगेन टू स्लाइड डाउन का मतलब होता है कि ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर जाएगा। इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई चीज नहीं फिसल रही और इससे थोड़ा भी एंगल बढ़ा दोगे तो फिसल जाएगी, तो इसका मतलब जिसपे नहीं फिसलती वो कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। ये एंगल ऑफ रिपोज है। तो कह रहा भैया व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस। ठीक है भैया, तो आपको याद होगा मैंने एंगल ऑफ रिपोज क्या कहा था, टेन, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज का 10 निकालोगे तो किसके बराबर आएगा, म्यू। यही पूछ रखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ, मतलब ये पूछ रखा है। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज में बॉडी क्या होती है, स्टैटिक ही होती है, रुकी होती है। तो अगर आपको याद होगा 10, एंगल ऑफ रिपोज क्या है 15 डिग्री, म्यू एस। तो 10, 15 को लिखोगे 45 माइनस 30 म्यू एस। और यहां पर 10 a माइनस बी का फॉर्मूला गया। 10 a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 10 a माइनस 10 b अपॉन में 1 प्लस 10 a 10 b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो म्यू इक्वल्स टू में 10, 45 माइनस 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 45 इंटू में 10 30। तो अगर म्यू एस निकालना आपको तो 10 45 का, तो 1 माइनस 10 30 होता है आपका √3। क्या रैप्ट मार दूंगा, √3 होता है, पता होता है। ये होगा 1 माइनस 1, सॉरी तू मत बोल, तेरे को आती भी नहीं होगी। √3 -1 अपॉन में √3, और ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन में √3। ये कैंसिल हो गया। 1.3 क्या होता है, 1 √3 क्या होता है 1.7 -1 अपॉन में 1.7 + 1। तो म्यू एस इक्वल्स में क्या होगा, इसको माइनस करोगे तो 0.7 अपॉन में 2.7। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ गया।
क्या कह रहा है? डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन in which a block laying on the floor will just remain stationary, give that the coefficient of static friction between the block and the train is floor is इतना. देखिए क्या कर रहे हैं ट्रेन. इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है. कह रहा है मान लीजिए ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो ब्लॉक जो होगा उसको ए एक्सेलरेशन से क्या आना चाहिए, पीछे आना चाहिए. लेकिन ये यहां पर रेस्ट में है, ये अभी भी क्या है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर इसको पीछे जाने के लिए कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन. ठीक है. अब देखिए इसका मास m है, तो ये पीछे कितने फोर्स से आ रहा था, ma से, और फ्रिक्शन आगे लग गया था. अगर ये रेस्ट में है तो इसका मतलब जितने फोर्स है, ये कितने फोर्स से जा रहा होगा. अच्छा, जितना ट्रक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा उतना ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, पीछे की तरफ होगा. यानी इसके पीछे आने का फोर्स क्या होगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर आएगा. अगर ये ब्लॉक कभी भी हिल रहा है तो इसका मतलब मास इंटू में एक्सेलरेशन जो इधर फोर्स लग रहा है वो बराबर में क्या है, ब्लॉक के बराबर है. अच्छा, एम ए, और ये क्या होता है, एफ क्या होता है, म्यू कांटेक्ट फोर्स होता है, एम जी, और ये क्या भी है, कांटेक्ट फोर्स. अब देखिए भैया, एम ए और ये क्या होता है, म्यू. आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम जी के. एम से एम कैंसिल हो गया, म्यू जी आ गया आपका एक्सेलरेशन. चलो वैल्यूज डालते हैं. तो एक्सेलरेशन क्या होगा, म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.15, और जी की वैल्यू कितनी है, 10. तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन. ये देखिए क्या कह रहा है, फ्रिक्शन के ऊपर ही बेस्ड है. कह रहे हैं पूरा सिस्टम ए से नीचे आ रहा है, ये नीचे, ठीक है, ये इधर ए से आ रहा है, तो ये सी क्या रहा, नीचे आ रहा है. इसका वेट कितना है, 30 न्यूटन, ठीक है. और पीछे लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको पता भी है इसका वेट क्या होगा, 200 न्यूटन क्या होगा, और ऊपर क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स क्या होगा. तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है, म्यू एम जी होता है. म्यू कितना है, 0.04, ये देखो, और एम जी की वैल्यू कितनी रखी है, 200. तो यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो आएगा आपका 8 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स आ गया जो पीछे की तरफ लग रहा है. चलो इक्वेशन लाते हैं. आगे ये ब्लॉक क्या आ रहा है, पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 30 माइनस टी बराबर में मास क्या भी है इसका, 3, और एक्सेलरेशन कितना है, ये पहली इक्वेशन होगी. अच्छा, ये ब्लॉक कहां जा रहा है, राइट साइड में, तो ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी, टी माइनस एफ के बराबर में मास क्या है, 20, एक्सेलरेशन क्या है, टी माइनस एफ के की वैल्यू क्या रखी है, 60, बराबर में क्या होगा, 20 ए. ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी आपकी ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट एंड सेकंड तो हमें दिखेगा टी माइनस 8 बराबर में 20 ए, और 30 माइनस टी बराबर में 3 ए. ऐड करो तो दोनों कैंसिल हो गए. 30 माइनस 8 क्या होगा, 22, बराबर में क्या होगा, 23 ए. तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या है, एक्सेलरेशन आएगा. क्या निकालना है इसमें, व्हाट इज द टेंशन. टेंशन निकालने के लिए आप एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी में बढ़ा दो. ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन आइदर इक्वेशन, क्योंकि दोनों से आप निकल सकता है, आइदर इक्वेशन वी गेट टी. आ गया. तो ये न्यूमेरिकल थे जो अब तक के फ्रिक्शन के ऊपर टॉपिक कराए थे हमने, ठीक है. रोलिंग फ्रिक्शन आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए उसको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है.
फ्रिक्शन नेसेसरी क्यों है? तो भैया आपको बता दो, फ्रिक्शन की जरूरत, भैया हर कार्य के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है। फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई कार्य आप नहीं कर सकते। इसमें लिखा हुआ क्या क्या कार्य कर सकते हो। इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड सरफेस। हम क्या करते हैं, चल पाते हैं, हमारे सरफेस और हमारे पैर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता। ब्रेक नहीं लगती तो सामने वाला ठुक जाता। ब्रेक लगती क्यों है? फ्रिक्शन की वजह से। कह रहा है बहुत सारे पार्ट होते हैं मशीनरी के जो रोटेट ही फ्रिक्शन की वजह से करते हैं। जैसे पहिया हो गया, पहिया की रोटेशन में फ्रिक्शन की वजह। टायर भी बिल्कुल इसी तरीके से, टायर को में ऊबड़ खाबड़ करके फ्रिक्शन बढ़ाया जाता ताकि वो सही जगह पर रुक जाए, स्किड ना करे। ठीक है। वुडन पार्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, नेल्स एंड स्क्रू जॉइंट्स द वेरियस वुडन पार्ट। आप देखते हो स्क्रू ड्राइवर घुसड़े देते हो, उसके अंदर स्क्रू चली जाती है वुड के अंदर, तो फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है भैया। अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, हम अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो आप कॉपी पेन मतलब लिख ही नहीं पाओगे। फ्रिक्शन क्या है भैया, इसकी डिसएडवांटेज भी है कि फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारी एनर्जी का लॉस हो जाता है। दूसरा, फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारे मशीनरी पार्ट टाइम के साथ क्या होते हैं, घिस जाते हैं। तो ये भी फ्रिक्शन की क्या है, डिसएडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है। अरे छोड़ना, स्क्रू वाला क्या करेगा, एग्जाम्पल है। अभी मैं कुछ बोलूंगा ना, इसके 1 मिनट में जल जाएगी, फूक जाएगा ये 2 मिनट के अंदर। अभी रुकिए, थोड़ी बात बोलूंगी, रेडी रहिए जल्दी की। ठीक है भैया। अब देखिए भैया, बात करता हूँ भैया, एक टॉपिक बहुत ज्यादा आता है, इससे पहले वाले बैच में मैंने नहीं कराया था। वाई पुल इज इजियर देन पुश। मैं लिख के दे रहा हूँ भैया, बहुत सारे एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है। वाई पुल इज इजियर देन पुश। पुल हमेशा पुश से आसान क्यों होता है? देखिए भैया, ये लॉन करके आता है कि एक लॉन को खींचना बड़ा आसान होता है धक्का देने के मुकाबले। देखिए सुन लीजिए, अगर मैं बात करूं पुश के, पुल, चलो पुल की बात कर लेते हैं। ये लॉन है, मतलब रोलर है। ठीक है, इसका वेट क्या है, mg, और ये कांटेक्ट फोर्स है N1। लिख दो, क्या लिख दो, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द कांटेक्ट फोर्स। पता ना, हमने क्या किया, इसको पुल किया, पुल किया कितने फोर्स से, F फोर्स। इस फोर्स ने जमीन के साथ जो एंगल बना रखा है वो कितना बना रखा है, थीटा। अगर मैं इस F को रिजॉल्व करूं तो इधर क्या आएगा, F, इधर क्या आएगा, F sin थीटा। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूं, हमें पता है कि ये लॉन हवा में नहीं उड़ता ना, जमीन में घुसता है। यानी टोटल फोर्स, एज वी नो, एज वी नो टोटल फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होता है भैया, 0 होता है। एक्स कलम चलता है ना ये, इस वाई कलम तो चलता ही नहीं है जिस रोलर को घूमता है। इसका मतलब वाई कलम कुल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब ऊपर वाले फोर्स बराबर में, अभी टोटल फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0। सो N1 प्लस F साइन थीटा बराबर में क्या आ गया, mg आ गया। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई, N1 की वैल्यू क्या होगी, mg माइनस F साइन थीटा। देन फ्रिक्शन क्या होगा, F1 क्या होगा, म्यू इंटू में N1। फ्रिक्शन तो ये होता है ना, म्यू एन। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू वन होती है। तो F1 इक्वल्स में म्यू एन की वैल्यू क्या रखी है, mg माइनस F। यानी इस केस में जब आप पुल करोगे ना, तो इस केस का फ्रिक्शन आपको इतना महसूस होगा। ठीक है, चलो आप पुश करते हैं सेम लॉन को, पुश। ठीक है, तो जब आप पुश करते हैं सेम लॉन को, तो इसका वेट तो नीचे लगेगा। कांटेक्ट फोर्स इस बार ही हम लिख देते हैं N2। क्या लिख देते हैं, N2। और आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, क्योंकि पुश करते वक्त आप अपने से दूर फोर्स लगाते हो, आप यहां से पुश कर रहे हो। ठीक है, तो F ये हो गया आपका, पुश कर रहे हो आप इधर। तो इस फोर्स ने इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रखा है, थीटा। तो ये क्या होगा, F
cos थीटा और ये क्या एफ साइन थीटा। ठीक है, हमें पता है एज वी नो टोटल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है भैया, 0, क्योंकि ये हवा में ना तो उड़ता है ना जमीन में धंसता है, एक्स का लॉन्ग चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि N2 बराबर में क्या आ गया, एफ कॉस थीटा प्लस देन फ्रिक्शन क्या होगा इस केस का, यहाँ पे फ्रिक्शन F2 आ रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या आ रहा है, F1 आ रहा है। F1 की वैल्यू मैंने नीचे निकाल के यहाँ पे एफ साइन थीटा प्लस देन फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन क्या होगा इस केस में F2 म्यू N2 होगा, तो F2 क्या हो जाएगा, N2 की वैल्यू क्या होगा एफ साइन थीटा प्लस mg। अच्छा एक चीज देखो, आपको दिख रहा होगा इस केस में जो फ्रिक्शन आ रखा है, यहां पे जो फ्रिक्शन आ रखा है क्या है, म्यू mg में कुछ घटा रहा हूं, और यहां पर जो फ्रिक्शन आ रहा है mg में कुछ जोड़ लो, तो कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ये वाला या ये वाला, वो वाला क्या, पुश वाला फ्रिक्शन क्या होगा ज्यादा होगा। तो हेयर तो फ्रिक्शन इन केस ऑफ पुश, इन केस ऑफ पुश इज greater than the friction in case of pull. So pull is easier than इसलिए पुल क्या होता है, उससे इजियर होता है। ये आएगा ही आएगा, मैं बता रहा हूँ एग्जाम में, ठीक है, हाँ आएगा सीधा सीधा है, 3 नंबर का बस, ठीक है, समझ गए। अगला टॉपिक है आपका भैया सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सेंटर की तरफ खींचता है, कोई दूर जाने का प्रयास भी करिए उसको भी सेंटर की तरफ खींच लिया जाएगा, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, द फोर्स विच पुल एनीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ किसी भी चीज को जो फोर्स सेंटर की तरफ खींच ले उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये भैया मान लीजिए मास है, इसको इधर खींचा जा रहा है, ये गोल में घूम रहा है, ठीक है भैया। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर आपको याद होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन मैंने 3rd चैप्टर में कराई थी, v स्क्वायर अपॉन में r, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी आया था आज पेपर में, डीएवी का पेपर हुआ था उसमें आया था। सेंट्रीपिटल फोर्स की ये एक्सप्रेशन होती है, क्या देख लीजिए बड़ी, ये कैसे आया था, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल मैं यहां पे कर दे रहा हूं आपको, एक्सेलरेशन, एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है भैया, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए पार्टिकल यहां पे था, इधर फोर्स लग रहा था, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा आपको बताओ सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट की अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन लेनी होगी तो आप उस पर टेंजेंट खींच लो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टेंजेंट खींच दी, ये टेंजेंट तार थी कि इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, v1 थी। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप जब भी कैलकुलेट कर सकते हो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, क्या हो,
नॉन यूनिफॉर्म के लिए आप ये कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। गोल गोल घूमता हुआ आपको पता भी है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पार्टिकल है जिसका मास m है, जो कि घूम रहा है, ये अगर सीधा जाना चाहेगा, इस रास्ते पे जाना चाहेगा, तो ये जा नहीं सकता, क्योंकि इसको सेंटर की तरफ खींचा जा रहा है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, यही फोर्स इसको खींच करके क्या करेगा, यहां ला देगा, ठीक है। ये यहां, ये इस रास्ते पे नहीं आ पाएगा, ये इस रास्ते पे नहीं जा पाएगा, ये इस फोर्स की वजह से फिर क्या होगा, ऐसा टर्न कर जाएगा, समझ गए। क्योंकि ये सेंटर की तरफ खींच रहा है, इसको जाने नहीं दे रहा है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इस पॉइंट की अगर जो वेलोसिटी की मैं बात करूं, तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी रहेगी वो यही रहेगी, यहां पे टेंजेंट खींचना, ये वेलोसिटी क्या होगी, v2। और मैं बता दूं आपको, v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आता है। अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, तो मैं लिख दिया डेल्टा वी। डेल्टा वी किसके बराबर होगा, v2 माइनस v1 के। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, इसकी मैग्नीट्यूड v होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, v होगा। अगर यहां पर एंगल डेल्टा थीटा बना तो यहां पर भी कितना बनेगा, डेल्टा थीटा बनेगा, क्योंकि आपको पता है जब यहां पे था तो ये वेलोसिटी यहां पे थी, जब यहां पे आ गया तो वेलोसिटी यहां पे आ गई, यानी जितना एंगल यहां बना तो उतना एंगल यहां पर भी बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो पार्टिकल यहां से यहां पे गया है, इसने कुछ आर्क कवर किया, उस आर्क की वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स। क्या है, आर्क की वैल्यू है डेल्टा सी, डेल्टा एक्स। देखो, जो आर्क कवर किया इसने, पार्टिकल ने, जो पहले यहां पे था उसके बाद यहां चला गया, तो इस वक्त इसने सर्कल का कुछ आर्क कवर किया, ठीक है। तो इस आर्क को कवर करने में कितना टाइम लगा, डेल्टा टी। तो इस वेलोसिटी को भी चेंज होने में कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि आपको पता जब ये यहां पे था, तो यहां से जब ये यहां से यहां पे आ गया, यहां पे था तो वेलोसिटी ये थी, यहां पे आया तो वेलोसिटी ये थी, तो यहां से आर्क पे आने में टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। तो इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी होने में कितना टाइम लगा, यानी जो वेलोसिटी का चेंज हुआ है, यानी जो आर कवर की गई है वो सेम टाइम में की गई है। अब अगर आपको मैथ्स थोड़ी भी आती होगी, तो मैथ्स में एक फॉर्मूला है, आर्क इक्वल्स में क्या होता है, रेडियस इनटू में एंगल, ठीक है। सो यहां पर मैं इसके बारे में बात कर लूं, तो इसमें आर क्या है, डेल्टा एक्स है, रेडियस क्या आपकी आ रही है, और एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एक्स अपॉन में। और मैं अगर इसकी बात करूं, तो ये भी आपका एंगल छोटा होने की वजह से दिस ट्राइंगल एक्ट एज ए सेक्टर ऑफ सर्कल। आपको बता रखा है मैंने कि एंगल छोटा होता है तो ट्राइंगल कैसा बिहेव करता है। तो यहां पर आर क्या है, डेल्टा वी, रेडियस क्या है आपका, वी, और एंगल क्या है, डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा वी अपॉन में v। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, और ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमें क्या मिलने वाला भैया, कि डेल्टा एक्स अपॉन में आर बराबर में डेल्टा वी अपॉन में वी। हमने दोनों को डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों के अंदर जो डेल्टा एक्स में चेंज आया है, जो डेल्टा एक्स है वो भी डेल्टा टी टाइम में हुआ है, और जो डेल्टा वी है वो भी डेल्टा टी टाइम में हुआ है, ठीक है। तो हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है, वेलोसिटी, और डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वायर अपॉन में आर, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके ऊपर, वही मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से डाल रखी है, वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखिए, एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घुमाता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इलेक्ट्रॉन को निकलने दे रहा, वही घुमा रहा है। मतलब उसको वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करता, उसको पाथ प्रोवाइड, सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी प्रोवाइडर नहीं होता, पाथ प्रोवाइडर होता, ठीक है। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है भैया। पहला, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसा बिहेव करता है? अब आपको एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल जो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है सूरज के चारों ओर अर्थ मूव करती रहती है। अब अर्थ को निकलने नहीं देता सूरज, उसको उसी पाथ में बात करते हैं, नहीं इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं निकल देता। अगर अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो अर्थ नहीं घूमेगी, फिर सीधा निकल जाएगी। तो यहाँ पे इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन केस ऑफ इन सन अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स act as centripetal force। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। अगर कोई गाड़ी टर्न करती है, जब एक गाड़ी ऐसे यू टर्न लेती है, यू टर्न ले रही है, यू टर्न है, ठीक है। तो ये गोल गोल घूम रही है, गोल घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। यू टर्न भी तो क्या हुआ, एक तरह से सर्कुलर मोशन ही तो हो गया। लेकिन ये कर कैसे पाती है? क्योंकि आपको पता है अगर यू टर्न ले रही है तो ये गाड़ी बाहर की तरफ जा रही होगी। अब जब यू टर्न लेते हो तो आप एक दूर की तरफ जाते हो ना, एक तरफ, इधर लगता है आपको जर्क, क्या लगता है? तो गाड़ी इधर जर्क की वजह से जाने जाती है, लेकिन इधर क्या लग जाता है? फ्रिक्शन। क्या लग जाता है? फ्रिक्शन जर्क को बैलेंस करके इसको क्या प्रोवाइड कर देता है? तो अगर केवल जर्क होता तो ये सर्कल में नहीं घूम पाती, लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या लग जाता है? क्योंकि ये गाड़ी उधर जाने का प्रयास कर रही है, लेकिन टायर में क्या लग जाता है? इधर की तरफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो हेयर एयर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रोवाइड एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स, पिटल फोर्स। सो फ्रिक्शन इक्वल्स टू में सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है भैया, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हमारे पास इतना टाइम है कि एक छोटी सी डेरिवेशन हम कर लेते हैं। अब देखिए भैया, वर्क डन सबसे मेन है। वर्क डन मैं लिख के दे रहा हूं, इनमें से कोई एक डेरिवेशन आएगी। जो पहली करा रहा हूं वो तो नहीं आएगी, लेकिन उसके बगैर बाकी आप कर भी नहीं सकते। लेकिन जो बाकी की दो है वो पक्का आएंगी, दोनों में से एक आने वाली है। पहला है ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। आप वर्णन कहां पे कर रहे हो भैया? एक ब्लॉक को रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ले आ रहे हो। ये ब्लॉक है, आप इसको इधर फोर्स लगा रहे हो, तो इधर क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबको पता है, काइनेटिक इनटू में क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन प्लेन है, तो वेट क्या होगा? वेट की वैल्यू किसके बराबर होगी? कांटेक्ट फोर्स की। आप इसको यहां से लेके एक्स डिस्टेंस पर ले जाना चाहते हो, ए से बी। ठीक है, अब देखिए, इफ वी डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, अगर हम बॉडी को ए से बी पे डिस्प्लेस कर देते हैं तो वर्क क्या होता है? अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। अप्लाइड फोर्स कितना है? तो भैया ये है अप्लाइड फोर्स। और आपको बता दूं, फिजिक्स में जब भी आप अप्लाइड फोर्स की बात करते हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? अपोजिट फोर्स के बराबर होती है। इसके बराबर होती है। ये अप्लाइड फोर्स है, ये उसके क्या है? अपोजिट फोर्स। अपोजिट फोर्स क्या है? फ्रिक्शन है। इसकी वैल्यू, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिख दो, म्यू के इंटू में एम जी, म्यू के इंटू में एम जी। ठीक है,
तो वर्क इक्वल्स में अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या होगी आपकी? अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या होगी? म्यू के एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्स। ये वर्क किया आपने, कितना किया? ये हो गया आपका वर्क। देखिए कई बार इसमें एक्सेलरेशन भी पूछेगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो भैया एक्सेलरेशन होता है अप्लाइड फोर्स अपॉन में मास। अप्लाइड फोर्स कितना है? म्यू के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन एम जी अपॉन में एम। एम से एम कैंसिल हो गया, तो आपका एक्सेलरेशन क्या है? म्यू के इंटू में जी। अभी एक क्वेश्चन मैंने पीछे भी किया था, एक्सेलरेशन इसी तरीके से निकाला था, म्यू के इंटू में जी। ठीक है भैया, ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, दूसरा है वर्क डन अब दी इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड, आप एक ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले आ रहे हो इंक्लाइंड प्लेन पर, तो वहां पर कितना वर्क होगा? ये इंक्लाइंड प्लेन है। आप कोई चीज अपने आप इंक्लाइंड प्लेन को तो नहीं जा सकती ना, उसको ले जाना तो आपको वर्क करना पड़ेगा। आप ए से बी पे ले आ रहे हो, ए से बी की दूरी क्या है भैया? एक्स है, क्या है? तो यहां से आप ब्लॉक को ले आ रहे हो ए से बी पे। अच्छा ये क्या लगेगा? क्लास ले रहा हूँ भैया। हेलो, हाँ क्लास ले रहा हूँ भैया। ये क्या है? कॉन्टेक्ट फोर्स है। कॉन्टेक्ट फोर्स हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर होता है, वेट हमेशा जमीन के परपेंडिकुलर होता है। अच्छा यहाँ पे एंगल कितना बन गया? थीटा। तो यहाँ पर भी कितना बनने वाला है? ये क्या होगा? एम जी, और यहाँ पे क्या होगा? एम जी। और यदि आपको ऊपर ले आना है तो आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा इस ब्लॉक को, है ना। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा जब ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन भी कहां लगेगा? नीचे लगेगा, है ना। कौन सा फ्रिक्शन रहेगा? क्योंकि उछल रहा है तो काइनेटिक ही होगा। तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ जाओ काइनेटिक। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? तो एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। तो एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू आर। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू आर। तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर? आर की वैल्यू किसके बराबर होगी तिवारी? अबे आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? एम जी कॉस थीटा के। तो अब बार बता रखा है एम जी कॉस थीटा। तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एम जी कॉमन ले लो, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये अप्लाइड फोर्स हो गया। अब आपको वर्क निकालना है ए टू बी। हमने वर्क निकाल दिया। वर्क क्या होता है? अप्लाइड फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अप्लाइड फोर्स कितना है? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इनटू में डिस्प्लेसमेंट। और आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स अपॉन में मास। अप्लाइड फोर्स क्या है? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय मास। मास से मास कैंसिल हो गया, आपका एक्सेलरेशन आ गया ये रहा, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है भैया, ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अगला केस में अगली क्लास में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।